हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पुट ए मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर इंडेक्स फिंगर्स विद द लेफ्ट वन एट 0.00 cm एंड द राइट वन एट 90.00 cm। देखिए बोल रहा है कि एक मीटर स्केल है। जैसे मान लीजिए मार्कर को अगर मीटर स्केल मान लें तो दोनों इंडेक्स फिंगर पर इसको रखने बोल रहा है। एक को 0 सेंटीमीटर मार्किंग पर और दूसरे को 90 सेंटीमीटर मार्किंग पर। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इस सिचुएशन को हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए ये आपका मीटर स्केल हो गया, और अगर मीटर स्केल है तो ऑब्वियसली इसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा। और 1 मीटर अगर इसका लेंथ ले लिए तो एक मार्किंग कहाँ है, एक फिंगर रखा गया है 0 सेंटीमीटर पर। एरो से हम फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 0 cm, और राइट वाला फिंगर जो है ये 90 सेंटीमीटर मार्किंग पर रखा हुआ है। तो 100 तो इंड होगा, तो इधर कहीं 90 सेंटीमीटर मिलेगा, यही राइट वाला फिंगर प्लेस किया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर। करा कि इस तरह से प्लेस किए और जब आप दोनों फिंगर्स को सेंटर की तरफ मूव कराने का कोशिश कर रहे हैं तब का कहानी बोल रहा है। इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विथ रेस्पेक्ट टू स्केल। अब करा कि दोनों फिंगर को आप एक साथ कोशिश कर रहे हैं स्लाइड कराने का सेंटर की तरफ, लेकिन दोनों फिंगर एक साथ स्लाइड हो नहीं रहा है। पहले कौन होगा, पहले लेफ्ट वाला फिंगर स्लाइड होगा। एंड राइट फिंगर डज नॉट। पहले कह रहा है कि लेफ्ट वाला फिंगर स्लाइड होगा और राइट वाला फिंगर स्लाइड नहीं होगा। यहां भी देखिए सिचुएशन, जैसे इस मार्कर को ही अगर रख ले हम दोनों इंडेक्स फिंगर पर, और अगर दोनों को हम स्लाइड कराने का कोशिश करें तो देखिए एक ही स्लाइड हो रहा है, दोनों एक साथ स्लाइड नहीं होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग। कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट वाला रुक गया और तब राइट वाला स्लाइड करना शुरू किया। Then the right finger stops at a distance xr from the center 50 cm of the scale। सेंटर के लिए 50 cm लिखा है, यहाँ जो 50 cm लिखा है ये सेंटर के लिए लिखा है, सेंटर को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑफ द स्केल एंड लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन। अब देखिए कह रहा है कि जब आप दोनों फिंगर को स्लाइड कराने का कोशिश किए, यहाँ से इसको एक साथ, लेकिन दोनों स्लाइड हुआ नहीं। पहले लेफ्ट वाला स्लाइड हुआ, कहीं आके एक जगह रुका, कहाँ रुका है तो पता नहीं अभी। मान लीजिए लेफ्ट वाला स्लाइड इनिशियली हुआ इधर की ओर और यहाँ आके ये रुकता है, हमको नहीं पता है कौन सा पोजीशन होगा। और इसके बाद जब ये यहाँ आके रुक गया लेफ्ट वाला फिंगर, तब ये स्लाइड करना इधर की ओर शुरू किया। अब कह रहा कि जब ये रुका हुआ है तब ये स्लाइड कर रहा है, और ये यहाँ से कुछ स्लाइड करके मान लिए यहाँ आया नए पोजीशन में। तो ये दूरी सेंटर से, ये मान लिया आपका सेंटर, इसी दूरी को लिखा है एक्स आर। सेंटर से एक्स आर डिस्टेंस पर आके रुक गया और फिर ये लेफ्ट वाला चलना शुरू किया। मतलब ये है इनिशियल स्टेट, लेफ्ट वाला चलना शुरू किया था, ये यहाँ आके रुका, स्टॉप हुआ, ये इंटरमीडिएट स्टेट। फिर ये चलना शुरू किया इधर की ओर, ये यहाँ आके रुका और फिर ये चलना शुरू किया। यही आपका प्रोसेस है। ये यहाँ था, ये यहाँ था, पहले ये चलना शुरू किया, फिर ये आके यहाँ रुका और ये चलना शुरू किया, ये यहाँ आके रुका और तब फिर ये यहाँ से आगे चलना शुरू किया है। यही सिचुएशन बोल रहा है। और ये जहाँ रुका है राइट वाला फिंगर, सेंटर से सीएम लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर से कितने दूरी पर, एक्स आर दूरी पर। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्सेज ऑन टू फिंगर्स। अब कह रहा कि इन दोनों के फ्रिक्शन के बीच का जो डिफरेंस है उसी कारण ऐसा हो रहा है कि पहले एक स्लिप कर रहा है, दूसरा स्लिप नहीं कर रहा, दोनों एक साथ स्लिप नहीं कर रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन फिंगर्स एंड स्केल आर 0.40 एंड 0.32 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ एक्स आर इन सेंटीमीटर इज। यही एक्स आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है सेंटीमीटर में। कहानी तो आप समझ ही गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जो सिचुएशन है हमारा, हम लोग सिचुएशन को ले लेते हैं। ये एक्स आर तो बाद में आएगा। सबसे पहले देखिए ये अपना स्केल है और एक फिंगर यहाँ राइट वाला फिंगर 90 सेंटीमीटर पर रुका हुआ है और लेफ्ट वाला फिंगर 0 सेंटीमीटर से इधर की ओर स्लाइड करना शुरू कर दिया है। अब अगर स्लाइड करना शुरू कर दिया तो मान लिए कोई भी एक पोजीशन पार्टिकुलर x, यहां से माने x डिस्टेंस चला, या यहां सेंटर ऑफ मास से भी मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से ही मानिए x डिस्टेंस।
जब ये लेफ्ट वाला फिंगर x डिस्टेंस पर पहुंचा है, अब हम लोग यहाँ इस स्केल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट वाले फिंगर के कारण जो नॉर्मल रहेगा वो N1 है, और ये स्लाइडिंग के प्रोसेस में है। ये मत समझिएगा कि ये रेस्ट में आ गया, ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग के प्रोसेस में है अभी, और किसी पार्टिकुलर पोजीशन x के लिए हम लोग सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से N1 नॉर्मल रिएक्शन मान लिए, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मान लिए N2। अब मीटर स्केल का जो वेट होगा वो mg आपका नीचे की ओर काम करेगा। तो अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्वेशन लिखें तो साफ दिख रहा है इक्वेशन में N1 प्लस N2 इक्वल्स mg। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए रोटेशन तो हो नहीं रहा है इस स्केल का, तो अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, चूंकि रोटेट नहीं कर रहा है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन आप लोग जानते होंगे, नेट टॉर्क 0। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास मतलब CM, सेंटर के अबाउट ही टॉर्क लिख लेते हैं। तो सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लिखे तो mg का टॉर्क 0, चूंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। N1 का टॉर्क देखिए, N1 का टॉर्क इधर हो जाएगा तो R इधर और N1 ऊपर, तो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज टॉर्क। N2 का टॉर्क देखिए, R इधर और N2 ऊपर, यह आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इन दोनों का टॉर्क बराबर होगा, और साथ में देखिए यहां से जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, अभी डायरेक्शन देखेंगे हम लोग फ्रिक्शन का, जो भी फ्रिक्शन लगेगा या तो इधर की ओर लगेगा या तो इधर की ओर लगेगा। यहां से भी जो फ्रिक्शन लगेगा या तो लेफ्ट लगेगा या तो राइट लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, CM से ही पास हो रहा है, सेंटर से ही पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा 0। मतलब N1 का टॉर्क इक्वल्स N2 का टॉर्क। तो N1 का टॉर्क हम लोग क्या लिखेंगे, N1 इंटू एक्स, और इक्वल्स होना चाहिए N2 इंटू 40। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए फ्रिक्शन के डायरेक्शन को। जब यहाँ का लेफ्ट फिंगर राइट साइड में स्लाइड कर रहा है, तो फिंगर अगर यहाँ ऐसे रखा हुआ है स्केल, और ये ऐसे अगर स्लाइड कर रहा है, तो फिंगर पर तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की ओर, क्योंकि राइट की ओर स्लाइड कर रहा है। तो फिंगर के कारण इस स्केल पर फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, यहाँ का फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, इसको हम F1 कह देते हैं। और जब इस फ्रिक्शन के कारण ये स्केल अगर इधर की ओर स्लाइड करना चाहता है, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन लगेगा ऑब्वियसली इधर की ओर लगेगा, इस फ्रिक्शन को हम F2 कह लेते हैं। तो अब जरा देखिए, सोचिए खुद से, अगर F1 का वैल्यू F2 से जब तक कम रहेगा या बराबर रहेगा तब तक ये स्लाइड होता रहेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन जहां आके ये रुकेगा वहां पर F1 और F2 दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे F1 लेस देन इक्वल टू F2। क्यों, क्योंकि जब तक ये फ्रिक्शन यहाँ के मैक्सिमम वैल्यू से, F2 मत लिखिए, F2 मैक्स लिखिए, F2 के मैक्सिमम वैल्यू से जब तक कम रहेगा ये फ्रिक्शन F1, तब तक ये उंगली स्लाइड करता रहेगा, और ये जब तक स्लाइड करता रहेगा तब तक ये x घटता जाएगा। तो कहां पर आके रुकेगा, जहां पर F1 और F2 का मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा, वहीं आके ये लेफ्ट फिंगर रुक जाएगा। तो खैर इस इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगा कितना दूरी चल के ये रुकेगा, मतलब सेंटर से कितने दूरी पर ये उंगली लेफ्ट वाला इंडेक्स फिंगर जाके रुकेगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो N1 का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो N1 हो गया आपका कितना 40/x, और N2 इक्वेशन 2 से, और प्लस N2 इक्वल्स mg। यहाँ से N2 कॉमन आ जाएगा, और अगर सिंप्लीफाई कर ले हम लोग N2 का वैल्यू, तो देखिए N2 क्या आया, LCM x, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x mg, और डिवाइडेड बाई N2 तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा 40 प्लस x। N1 का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, N1 तो अभी हम लोग लिखे थे यहाँ से 40/x इंटू N2, तो 40/x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो x कैंसिल हो जाएगा, और N1 के वैल्यू में आ गया आपका 40 mg डिवाइडेड बाई 40 प्लस x। ये नॉर्मल रिएक्शन निकल गया N1 N2 का। अब F1 जब तक छोटा या बराबर रहेगा तो F2 के मैक्सिमम वैल्यू से, F2 से नहीं, क्योंकि F2 अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ है, तो ये तो वेरिएबल होगा, ये तो वेरी करता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब तक F1 का वैल्यू F2 के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा या बराबर रहेगा तब तक ये स्लाइड करता रहेगा, रुकेगा कहाँ, जहां F1 का वैल्यू F2 के लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए। तो आइए इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए F1 चूंकि स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.32 म्यू, और इनटू नॉर्मल यहाँ का कितना है N1 का वैल्यू यहाँ सॉल्व किया हम लोग रख लेते हैं 40 mg
डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट देखिए दिया हुआ है 0.4, तो ये हो गया 0.4, और N2 का वैल्यू आ गया है आपका एक्स एम जी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 40। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये 40 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एम जी भी कैंसिल हो गया, और अब अगर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया इक्वेशन आपका 32 इंटू 40 लेस देन इक्वल टू 40x, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए दशमलव खत्म करने के लिए, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये आपका 40 कैंसिल हो गया और x का इक्वेशन आ गया क्या, इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 32 cm। मतलब x का वैल्यू इस कंडीशन के लिए 32 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब x अगर 32 से बड़ा है तब तो ये लेफ्ट वाला फिंगर इसके इधर है, और मैक्सिमम कितना आगे शिफ्ट हुआ, बराबर तक, इक्वालिटी तक। तो x का मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका, x का मैक्सिमम नहीं, उधर से लेफ्ट साइड से सेपरेशन, तो x का मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं। तो x का मिनिमम वैल्यू आपका आ गया 32 cm, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटर से दूरी लिए हैं, तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा होगा ना जब लेफ्ट साइड रहेगा तो ये 32 cm पर आके रुक गया। अब 32 cm पर आके जैसे ही ये रुका, अब ये स्लाइड करना शुरू कर रहा है, ये राइट वाला फिंगर। अब इसका भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए फिर से स्केल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका मीटर स्केल, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट वाला फिंगर कहाँ आके रुक गया था, तो सेंटर से, सेंटर को सी अगर लिख दिया, सीएम भी लिख सकते हैं आप, सेंटर से कहाँ आके रुक गया था 32 cm पर। अब यहाँ जो फोर्स लगा रहा है ये N1 उधर ले चुके हैं, तो यहाँ N1 डैश कर देते हैं, और ये 90 से इधर की ओर स्लाइड करना शुरू किया है। हम मान लेते हैं किसी x डैश डिस्टेंस पर। अब देखिए x डैश का जो मिनिमम वैल्यू होगा, सबसे कम वैल्यू जहां के ये रुकेगा, वही XR है। मतलब हम लोगों को x डैश का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, यही वैल्यू क्या है, XR है। क्वेश्चन के अनुसार इसी का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो खैर हम लोग x डैश के टर्म में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और जो आंसर आना होगा आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है N2 डैश कह लीजिए, mg तो अभी भी सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा mg, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, N1 डैश प्लस N2 डैश इक्वल्स mg। एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा फिर से टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो N1 डैश और N2 32 पर रुका हुआ है ये, और इक्वल्स N2 का टॉर्क हो गया N2 डैश का N2 डैश इंटू एक्स डैश, और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क भी जीरो, क्योंकि इसी सेंटर से पास हो रहा है तीनों फोर्स। अब अगर इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए N1 डैश यहाँ से पुट करें अगर, तो ये आ जाएगा कितना, N2 डैश एक्स डैश बाई 32 और प्लस N2 डैश और इक्वल्स mg। अब यहाँ से अगर हम लोग N2 डैश का वैल्यू सॉल्व करें तो देखिए 32 mg, ये 32 LCM आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 32 mg डिवाइडेड बाई एक्स डैश और प्लस 32, N2 डैश कॉमन आ गया। अब इस N2 डैश का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो हम लोग का देखिए N1 डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, N1 डैश इक्वल्स हो गया एक्स डैश बाई 32, तो कैंसिल हो गया एक्स डैश mg और डिवाइडेड बाई एक्स डैश प्लस 32। अब देखिए जो कैलकुलेशन हम लोग पिछला में किए वही कैलकुलेशन यहाँ फिर से, यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, अब इसको हम कह देते हैं F1 डैश, और इसका फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसको कह देते हैं F2 डैश। तो फिर से देखिए चूंकि लेफ्ट वाला फिंगर रेस्ट में है तो यहाँ अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो F1 डैश के मैक्सिमम वैल्यू से जब तक F2 डैश छोटा रहेगा, F2 डैश जब तक छोटा रहेगा और बराबर रहेगा किससे, F1 डैश के मैक्सिमम वैल्यू से, तब तक ये स्लाइड करता रहेगा, और जैसे ही बराबर आएगा ये दोनों वैल्यू, वही उसी समय राइट वाला फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वही एक्स डैश हम लोग को निकालना, वही वैल्यू है आर, XR। चलिए यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए F2 डैश का जो वैल्यू होगा वो यहाँ का म्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.32, और यहाँ का नॉर्मल हो गया N2 डैश। N2 डैश देखिए कितना आया है
32 mg डिवाइडेड बाई एक्स डैश प्लस 32, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू F1 डैश मैक्स। तो यहाँ तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ कितना 0.4, और N1 डैश वहाँ का नॉर्मल रिएक्शन है, तो N1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स डैश एम जी डिवाइडेड बाई एक्स डैश प्लस 32। अब यहाँ से देखिए एक्स डैश प्लस 32 कैंसिल हो गया, एम जी भी कैंसिल हो गया, और पॉइंट को हटाने के लिए फिर से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो लेफ्ट साइड आ गया आपका 32 इंटू 32 और लेस देन इक्वल टू राइट साइड आ गया आपका 40 एक्स डैश। तो 8 से अगर कैंसिल करें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। यहाँ से आपका आ गया एक्स डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 32 इंटू 4, ये आ जाएगा 128 और डिवाइडेड बाई 5 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया पहले 2 10 2 बचा, तो 5 25 3 बचा, पॉइंट लेंगे तो 0.36। तो एक्स डैश का वैल्यू जो होना चाहिए ये 25.6 cm से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तभी तक ये स्लाइड करेगा। मतलब एक्स डैश का वैल्यू जैसे ही 25.6 cm पर पहुंचेगा ये वाला फिंगर रुक जाएगा, और हम लोगों को बाकी आगे के प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, यही कैलकुलेट करना था। एक्स डैश का मिनिमम वैल्यू ही क्या है एक्स आर है, तो एक्स डैश का मिनिमम वैल्यू इक्वल्स एक्स आर और इक्वल्स कितना आ गया 25.6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, यही वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटीमीटर यूनिट दिया ही हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 25.6। यही आपका सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।